बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले की जितनी भी वीडियोस बन चुकी हैं 9th क्लास के बायोलॉजी के फ़र्स्ट चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप काइंडली वो वीडियोस सारे देख लें, बहुत ही इजीली एक्सप्लेन हो चुकी हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की बात करते हैं, तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं आप देख चुके होंगे, आपके घर में भी कोई ना कोई बीमारी आ चुकी होगी या आप पर भी कोई बीमारी आ चुकी होगी। अल्लाह ताला और बीमारियों से महफूज रखे हम सबको। लेकिन आम बीमारियां, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सर्द दर्द को भी ले लें, तो इसके लिए भी पहले मेडिसिन्स नहीं थी। अब वो मेडिसिन्स किस साइड पे इजाद हुई, किस तरह से हुई, या सर्द दर्द के लिए पेनाडोल किस वजह से आया, ठीक है। इसी तरह अगर हम पिछले दिनों में देख लें तो कोरोना, जो कि 2 ईयर्स तक रहा, अब कोरोना वायरस आ गया, उसके लिए मेडिसिन यानी वैक्सीन किस तरह आ गई। अब ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ गया। चाहे वो आप प्लांट्स में ले लें, प्लांट्स में भी बहुत सी बीमारियाँ आ जाती हैं। चाहे आप एनिमल्स में ले लें, एनिमल्स में भी आ जाती हैं। बर्ड्स में ले लें, ह्यूमंस में ले लें, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। अब उन पर रिसर्च होता है, उनके लिए फिर मेडिसिन आती हैं, और वो मेडिसिन का के या वो वैक्सीन्स का के आप या तो प्रिवेंशन, अगर जिसको नहीं लगी है तो वो पहले से खा लेते हैं, जो कि प्रिवेंशन कर लेते हैं या प्रिकॉशंस होती हैं उनके लिए, या जिन्हें बीमारी लग चुकी होती है वो इस्तेमाल करके उससे या बच सकते हैं या किसी हद तक उससे कंट्रोल कर लेते हैं। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एक बीमारी आ गई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एरिया में। अब उस बीमारी के लिए या उसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स की ज़रूरत होती है। बायोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स या हम कहते हैं साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स वो उठाते हैं कि एक प्रॉब्लम को समझ ले। सो स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड होता क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। साइंटिफिक मेथड वो मेथड है जिसके ज़रिए से वो एक प्रॉब्लम को जानते हैं, उस प्रॉब्लम की जांच पड़ताल करते हैं और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। एक फॉर एग्जांपल जिस तरह की कोरोना वायरस आ गई या लिम्फिस्किन आ गई, अब उसके लिए एक टीम बैठती है, बायोलॉजिस्ट की होती है या साइंटिस्ट की होती है या डॉक्टर्स होती हैं, वो सारे बैठ जाते हैं एक जगह पर और उस बीमारी के बारे में बातचीत करते हैं कि आया ये बीमारी पहले हो चुकी है, पहले गुजर चुकी है 10 ईयर्स या 20 ईयर्स या 100 ईयर्स आगे, या इस पर कोई रिसर्च हो चुका है पहले या नहीं। अब क्या करते हैं, अगर एक बीमारी फर्स्ट टाइम आ गई है तो फिर उसमें देखते हैं कि आया इस बीमारी में कौन से ऐसी सिमिलरिटीज़ हैं जो दूसरी बीमारी के साथ मिलते हैं। सो ये क्या करता है, रिसर्चर्स या बायोलॉजिस्ट या हम डॉक्टर्स कहते हैं, रिकॉग्नाइज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड अटेम्प्ट टू फाइंड इट्स सोल्यूशन, और फिर क्या करते हैं उसकी सोल्यूशन को ढूंढते हैं। अब वो सोल्यूशन किस तरह मिलेगा, अब उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर कौन कौन से स्टेप्स अप्लाई होंगे, वो स्टेप्स हम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो सामने आ गई है उसके बारे में क्वेश्चंस करना कि आया इस प्रॉब्लम में कौन कौन से ऐसे मसले आ रहे हैं, पहले उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना। सेकंड वन, लाइक हम इस तरह कह सकते हैं इसमें रिकॉग्निशन में कि आया ये रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर, ठीक है। अब लंग कैंसर के लिए कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि ख़तरनाक हैं, या हम कहते हैं कोरोना वायरस के लिए कौन कौन सी चीज़ें, यानी आपके जहन में जो क्वेश्चंस आते हैं उस बारे में वही। सेकेंड हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आप देख लें, आप अगर गाड़ी पे जा रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, आप कॉलेज पर जा रहे हैं सुबह, और आपको एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई, बाइक में ख़राब हो गई, बंद हो गई डायरेक्टली, तो आप देखें पहले क्या चेक करते हैं, तेल चेक करते हैं, आया इसमें ऑयल है कि नहीं है, ये आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अभी आप अपने सेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 सेंसेस। आप 5 सेंसेस में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, टच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप विजन वाला यानी आइज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हेयरिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 विजन आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन में। अब आप पहले क्या करते हैं, आप डायरेक्टली पेट्रोल देख लेते हैं, क्योंकि आप थिंकिंग, आप देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आया शायद इसमें तेल ख़त्म हो चुका हो, या फिर आप देखते हैं प्लग का, प्लग भी ठीक है। अभी आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो उसका आपको बिल्कुल पता नहीं है,
तो आप क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को उठाते हैं और मिस्त्री के पास ले जाते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन फर्स्ट है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने उस बीमारी को या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आ चुकी है आपने उसको देखना है। आज का टॉपिक हम बिल्कुल जनरली बात करते हैं, बिल्कुल इजीली। इसके बाद हम फिर एक्सपेरिमेंट पर बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन करना है कि आया इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, सामने आपको क्या नज़र आ रही है, ठीक है, या प्रीवियस रिसर्च। अब आपके साथ प्रीवियस रिसर्च क्या है, फॉर एग्जांपल अभी हम बाइक की बात कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि आया ये मेरे साथ पहले इस तरह का मामला हो चुका है या नहीं हुआ, या मेरे साथ इसके बारे में कोई आइडिया है, या इस तरह से बाइक मुझसे पहले बंद हुआ है, या इसके कौन से पार्ट में फॉल्ट आया होगा। अगर आपके साथ प्रीवियस रिसर्च है या प्रीवियस इंफॉर्मेशन है अबाउट दैट, इफ़ यू हैवंट देन यू आप फिर क्या करते हैं, आप उसी बाइक को ले लेते हैं और मिस्त्री के पास चले जाते हैं। आप ऑब्जर्वेशन के लिए 5 सेंसेस यूज़ करते हैं, लाइक विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। उसके बाद हम 2 टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक को हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं एंड द अनदर वन इज़ क्वांटिटेटिव। अब इसमें जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये 100% से लेकर हम कहते हैं कि 95% ये करेक्ट होता है, क्योंकि उसमें मेजरमेंट होती है, और जिस चीज़ में मेजरमेंट होती है तो वो तकरीबन ठीक ही होता है। लेकिन अगर आप ख्याली बातें करते हैं, ठीक है, आप क्वालिटी की बात करते हैं कि ये कलर है या इसका टेस्ट इस तरह है या टच करने में सॉफ्ट है या हार्ड है, सो दे आर क्वालिटेटिव, इसमें चेंजेस आ जाती हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव में फिर चेंज नहीं आती, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होता है, थर्ड वन क्या होता है, फर्स्ट क्या हो गया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन से, सेकंड वन क्या हो गया, आपने ऑब्जर्वेशन की कि आया इस प्रॉब्लम में किस तरह से। अगर फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं, आपको सर दर्द हो रहा है, ठीक है, अब सर दर्द के साथ आपको टेम्परेचर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, आया ये टेम्परेचर की वजह से सर दर्द हो रहा है या ऐसे ही टेंशन की वजह से हो रहा है या थकान की वजह से हो रहा है। ओके, थर्ड वन इज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है, आपने उसके लिए एक पॉसिबल आंसर ढूंढना है कि हाँ शायद ये हो सकता है, ठीक है, शायद वाली बात है। हाइपोथेसिस क्या है, पॉसिबल आंसर टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन आएगा कहाँ से, जब आप क्वेश्चन कब ठीक होगा, इसके लिए जब आपने ऑब्जर्वेशन ठीक की होगी, ठीक है। अभी आप कहेंगे मिस्त्री को कि हाँ मैं अभी आपके साथ एक हाइपोथेसिस बना लेता हूँ, ठीक है, कि बाइक बंद हो गई है। अब बाइक बंद हो गई है, पेट्रोल भी भरा है, ठीक है, प्लग भी ठीक है। अब आप इसके लिए सोचते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, मैं भी इसके वायरिंग में कोई मसला हो, ठीक है। हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। अभी आप मिस्त्री के पास चले गए, आप उसे कहते हैं कि इसको तो मैंने देख लिया है, आप अभी अपना मशवरा पेश करते हैं, ठीक है, अपने मशवरा से कि मे बी यहाँ पर प्रॉब्लम हो। अब वो फिर देखेगा इसे कि आए ये प्रॉब्लम ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन बाय बायोलॉजिस्ट। अब जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, अगर आपने ऑब्जर्वेशन ठीक की होगी तो आपका हाइपोथेसिस 100 से 75-80% ठीक होगा। प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, यहाँ पर प्रॉब्लम हम बात कर चुके हैं, वहाँ पर भी आ गई है। अब मैं बाइक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जनरली यूज़ करते हैं ज़्यादातर। टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या होगा, मिस्त्री साहब क्या करेगा, आपका वो एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है, कि हाँ शायद इस वायर को देखते हैं, आपकी हाइपोथेसिस है, आपका मशवरा है, तो ठीक है मैं पहले इस वायर को देख लेता हूँ, अगर ये वायर ठीक हुआ तो आपकी हाइपोथेसिस गलत होगी, फिर वो अपना एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट से पहले एक और ऑप्शन है, दैट वन इज डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या है, लॉजिकल कंसिक्वेंसेज है। अब वो क्या करता है, अब ये सोचता है कि हाँ अगर ये ख़राब हुआ, अगर वायरिंग ख़राब हो गई तो ये करंट नहीं करेगा। इस तरह सकता है ना कि आपने ठीक है प्लग देख लिया है, प्लग ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ये इस वायर का मसला है, एफ़ और दिन की बात आ गई है, एफ़ अगर ये वायर ख़राब है देन इट विल कांट पास द करंट, फिर ये करंट पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। एफ़ और दिन की बात आ जाती है डिडक्शन में। हाइपोथेसिस में क्या किया, आपने मशवरा दिया, एक पॉसिबल आंसर ढूंढा कि हाँ शायद ये इस तरह हो सकता है। अब डिडक्शन में क्या है, हाँ अगर ये इस तरह है तो दूसरा भी इस तरह होगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सारे परिंदों के पर होते हैं, सारे परिंदों के पर होते हैं, तो पिजन के भी पर होने चाहिए, ठीक है। अगर उसके पर हैं तो हम उसे भी बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरा ले लें, हेन है, उसके अगर पर हैं तो उसे भी हम बर्ड कहते हैं। इस तरह से हाइपोथेसिस और डिडक्शन होते हैं। अब डिडक्शन में क्या हो गया, एक लॉजिकली कॉन्सिक्वेंस या हम कहते हैं लॉजिकली स्टेटमेंट पेश हुआ, बायोलॉजिस्ट टेक्स हाइपोथेसिस एज ट्रू, और यहाँ पर वो क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट इसी बेस पर, डिडक्शन की बेस पर हाइपोथेसिस को ट्रू ले लेते हैं। लेकिन अभी इसका ट्रू और फॉल्स का पता नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से फिर पता चलेगा आया ये ट्रू है या नहीं है, ठीक है। एफ एंड देन की बात होती है।
उसके बाद एक्सपेरिमेंट होती है। अब एक्सपेरिमेंट से 100% पता चल जाएगा आया हाइपोथेसिस और डिडक्शन ठीक है या नहीं। ऑन हाइपोथेसिस टू चेक डिडक्शन, अब हाइपोथेसिस के बेस पर डिडक्शन को चेक किया जाएगा, आया ये ठीक है या नहीं है। फॉल्स हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, अब क्या होता है, अब मिस्त्री साहब क्या करते हैं, वो आपके बाइक को चेक करते हैं। अब आपने जो हाइपोथेसिस दी थी कि ये वायर फलां वायर ठीक है ख़राब है, शायद इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा। अब वो क्या करते हैं, अब उस वायर को देखता है, वो वायर ठीक है, तो आपके हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया जाता है। कहते हैं नहीं, आप ऐसे ही अपने से बातें बना रहे हो। तो वो अपनी फिर उस्ताद दिखाता है और अपने आपके बाइक को ठीक कर लेता है। अब अगर हाइपोथेसिस करेक्ट हुई, आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट हुई, तो वो आपको कहते हैं हाँ आपकी बात ठीक थी, हाँ आपकी बात ठीक थी। सो ट्रू हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड एंड न्यू डिडक्शन वेल डिस्कवर्ड। उसके बाद फिर न्यू डिडक्शन या न्यू स्टेटमेंट ली जाती है कि हाँ अगर इस तरह से, अगर ये तार या ये वायर ख़राब हुआ बाइक में, तो हाँ इस तरह से फिर बाइक स्टार्ट नहीं होगा। इसी तरह से न्यू डिडक्शन सामने आती हैं और वही न्यू डिडक्शन, अब अगर इसको हम बायोलॉजिकली प्रॉब्लम्स में देख लेते हैं, तो अगर आपके पास न्यू डिडक्शन आ गई, आपकी हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो गई, उसके बाद क्या किया जाता है, वो न्यू स्टेटस ले लिया जाता है और उसके बाद कंक्लूजन और रिपोर्टिंग होती है। कंक्लूजन में क्या होता है, आपके साथ नतीजा आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है कि हाँ मैंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया, उससे पहले ऑब्जर्वेशन की, हाइपोथेसिस किया, डिडक्शन किए, उसके बाद आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में आपका हाइपोथेसिस और डिडक्शन ट्रू आ गए। नाउ यू कैन पब्लिश योर, अब रिपोर्ट की बात होती है तो आप पब्लिश करते हैं इसे किसी आर्टिकल में, किसी जनरल आर्टिकल में, या फिर नेशनल आर्टिकल में, या फिर इंटरनेशनल लेवल में, और आप उसको तब आप उस देखें, आप रिपोर्टिंग से पहले या आप जिस तरह भी है, हमारे पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है, हदीस भी है कि अगर आप एक बात को पूरी तसल्ली से आप उसे जान लें कि हाँ ये ठीक है, तभी आप उसको फैलाएं। अभी आपने उस तसल्ली के लिए क्या करना है, अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट करनी है। अब एक्सपेरिमेंट में क्या है, दो चीज़ें और भी आती हैं, एक को आपने कंट्रोल लेना है और दूसरा को अनकंट्रोल लेना है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है, आप अगर एक ही कंडीशन में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं प्लांट को ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है, उस प्लांट को ग्रो करने के लिए मैं 10 प्लांट्स ले लेता हूँ या 10 बीज ले लेता हूँ। आपने उसी के साथ अगर हम सैलिनिटी मालूम कर रहे हैं या कोई और भी तजुर्बा या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने कंट्रोल भी लेना है। कंट्रोल का मतलब क्या है कि उसमें वो प्रॉब्लम ना हो, वो बिल्कुल नॉर्मल हो। ठीक है, तो आपने एक कंट्रोल लेना है और एक को आपने जो इन्फेक्टेड होते हैं वो ही लेने हैं। उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कंट्रोल किस तरह आ रहा है और इन्फेक्टेड किस तरह आ रहे हैं, या हम कहते हैं जो कि आप एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जब कंक्लूजन होती है, तो कंक्लूजन से पहले आप बार बार अगेन एंड अगेन ये एक्सपेरिमेंट रिपीट कर ले। अगर उससे सेम आंसर आ रहा है या सेम आपके साथ रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसके बाद आप इसको रिपोर्ट करते हैं नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। आप उस पर रिसर्च पेपर बनाते हैं और आप उसे फिर पब्लिश करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हाँ इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। एंड आफ्टर देट पब्लिश हिज कंक्लूजन, आप उस डेटा को एनालाइज करते हैं और एनालाइजेशन के बाद आप उसे इंटरनेशनल लेवल पर बता देते हैं लोगों को कि हाँ मैंने इस प्रॉब्लम का, या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या एनी अदर प्रॉब्लम, लेकिन हम यहाँ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं कि हाँ मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, इसके लिए हाइपोथेसिस पेश की, इसके लिए ऑब्जर्वेशन की थी, इतनी मेहनत की और वो अब ठीक है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को मालूम करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्ड दिस वन, सो यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन। एंड इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। मैंने जनरली इसलिए लिया क्योंकि इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को फिर बायोलॉजिकली बताएंगे कि अब इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन, और काइंडली अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।